हेलो, मैं पीयूष कुमार नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप? नए यूट्यूबर के साथ, नए गेस्ट के साथ। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं विथ योर नेम एंड व्हाट आर यू हैव डन इन योर पास्ट ईयर, व्हिच एग्जाम यू प्रिफर्ड। Hello guys, my name is Shravani Patil. I am from Maharashtra. I live in Seawoods, Navi Mumbai. तो मैंने रिसेंटली नीट एग्ज़ाम दी है, क्लियर करी है विथ ओबीसी कट ऑफ। मुझे सीट्स में एमबीबीएस नहीं मिल पाया। आई कैन परस्यू बीडीएस एंड बीएएमएस विथ माय स्कोर। एज यू फ्रॉम महाराष्ट्र, you यस also given, I have seen your video, you also given MST CET exam. यस, हाँ मैंने एम एच टी सी ई टी एग्ज़ाम भी दी है जिसमें मुझे 95 परसेंटाइल आई है। और भी एक कोई एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट आने वाला था? और कौन सा एग्ज़ाम दिया था? ऐसा मतलब जो आपकी वीडियो है एक उसमें है कि एक नया रिजल्ट आने वाला है कोई एग्जाम का? वो एम कोई एच टी सी का था। अच्छा, नीट के अलावा भी कोई एग्जाम दिया है? एमएसटी ये सीटी दिया है एम एच टी सी ई टी। और कोई? ये जो है स्टेट का एग्ज़ाम है, हम लोग के महाराष्ट्र स्टेट का एग्ज़ाम है। जैसे स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे सीईटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें फार्मेसी के अंदर मिल सकता है। और अगर तुम पीसीबी का चूज़ कर रहे हो तो तुम्हें फार्मेसी के अंदर मिलेगा। अगर तुम पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो फिर तुम्हें इंजीनियर बनने के लिए मदद हो सकती है। जितने अच्छी परसेंटाइल होती है उतना अच्छा कॉलेज मिलता है। इसमें मार्क्स नहीं रहते, इसमें परसेंटाइल रहती है। एमएसटी सीटी का एग्जाम मैंने खुद भी दिया है और जो मेरी टीम मेट है उन्होंने भी दिया है। और साथ में अभी मैंने एक आईआईटी बीएचयू का इंटरव्यू डाला था, उसमें 99 परसेंटाइल से अवनीश करके हमारे आईआईटी बीएचयू के स्टूडेंट थे, उन्होंने 99 परसेंटाइल एमएसटी सीईटी में स्कोर किया था। यस। ये ऑल इंडिया भी दे सकते हैं ना एमएसटी सीईटी? हाँ, उस वो सीयूईटी रहता है। उसमें मतलब स्टेट गोवा ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं हाँ, और स्टेट। 85% क्राइटेरिया है उसमें। हाँ। हम लोग आउटसाइड से दिए थे। अच्छा, इसमें पर ये नहीं मिलता, डॉक्टर की कोई चीज़ नहीं मिलती या फिर आईआईटी कॉलेज ये सब नहीं मिलता। सीओईपी पुणे मिलती है जो कि बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप के मिलते हैं, जितनी अच्छी परसेंटाइल होती है वैसा मिलता है। पर अगर तुम्हें जेई दे रहे हो तो तुम्हें आईआईटी मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती। जैसे कि डॉक्टर का नीट दे के एम्स होता है, वो तुम्हें सीयूईटी सीईटी से नहीं मिल सकता। उसके लिए तुम्हें नीट या फिर जेई देनी पड़ती है, अगर तुम्हें बहुत ही अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो। एंड अगर आपको अच्छे कोर्सेज चाहिए, जैसे कि मतलब अलग कोर्सेज चाहिए फार्मेसी वगैरह, तो ये एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है जैसे कि सीईटी या सीयूईटी। और अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो फिर नीट और जेई से ही आप बन सकते हैं। तो ये बैकअप प्लान था एमएसटी सीईटी। हाँ, अगर मेरा मतलब नहीं होता है अच्छा या फिर बहुत ही कम मार्क्स आ जाते हैं, जैसे 150 200, तो फिर एम एच टी सी ई टी का यूज़ होता है। पर मेरे उतने कम नहीं आए तो फिर नीट से ही हो जाएगा मेरा। आप पहले क्लास 10th के बाद पीसीबी लिया, तो वाट हाँ। मतलब नहीं मैं कहाँ से ये नीट का आपको नॉलेज कहाँ से सबसे पहले मिला है? हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने एक्चुअली पीसीबी नहीं, मैंने पीसीएमबी लिया। तो ये बहुत हार्ड हो गया। ऊपर से मेरी सीबीएसई बोर्ड था, तो पर जो मैथ्स था वो काफ़ी हार्ड हो गया क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती थी। मेरा गोल पहले से ही नीट था, मुझे डॉक्टर यही बनना था पहले से। तो मेरा ये काफ़ी ये था कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो मैं उसकी ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। मुझे आगे जाके नीट देनी है। तो फिर मैंने मैथ्स तो ले लिया एज अ बैकअप कि मुझे फिजिक्स में मदद मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं फर्स्ट होने वाली थी, तो ये एक्सपीरियंस भी मेरा फर्स्ट ही था। मुझे कोई गाइड करने के लिए था ही नहीं, तो मैंने बहुत खुद से ही एक्सपीरियंस किया है। तो फिर जब मैंने पीसीएमबी लिया तो मुझे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मेरे मार्क्स भी कम आने लगे, लाइक बहुत ही कम होने लगे मार्क्स। और पीसीबी में सब अच्छा था। तब मैंने कोचिंग दो सुनी थी, नाम मैंने
नाम ले सकती हूँ ना? हाँ, हाँ, हाँ। मैं कोचिंग 2 नाम सुनी थी, एलन और आकाश, जिनमें अभी भी वही कोचिंग्स बहुत बड़ी है। तो मेरा ऐसा था कि अच्छा सिखाते होंगे, कुछ पता नहीं था कि कैसे सिखाते हैं वगैरह-वगैरह। तो मैंने कोचिंग बढ़ी है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि कौन-सी अच्छी है, एलन या आकाश। तो फिर मुझे जैसा मेरा फ़ेवर आया तो मुझे एलन लेने का सोचा। तो फिर मैंने एलन ले ली कोचिंग। ठीक है, बहुत समझ सोच के 1 महीना लेके मैंने एलएन कोचिंग ले ली। पर वहाँ पे जाके जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, मतलब वो लोग सिखाते हैं, पर काफ़ी पूरा बंडल सिखाते हैं। उनकी इतनी बड़ी बुक्स होती है, जो मैनेज नहीं होती स्कूल के साथ। ऊपर से मैं स्कूल भी जाती थी सुबह, लाइक 7 से 1 बजे तक मैं स्कूल जाती थी। फिर मेरी एलएन की कोचिंग रहती थी 3 बजे से, वो सीधा रात के 8 को ख़त्म होती थी। आते-आते 9 बज जाते थे, सिर्फ़ 2 घंटे मिलते थे। उसमें स्कूल की करूँ पढ़ाई, असाइनमेंट भी रहती थी स्कूल की। फिर रहता था कि मैं कोचिंग के जो होमवर्क दे रखे थे, वो मॉड्यूल में लास्ट के एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन्स होमवर्क दे देते थे। तो काफ़ी हार्ड हो जाता था ये 2 घंटे में करने के लिए। तो मैं स्कूल में भी लेके जाती थी कभी-कभी कोचिंग का बुक। तो एक बार मैं पकड़ी भी गई थी। मैं किसी इंग्लिश पीरियड में ये कर रही थी केमिस्ट्री सॉल्व। तो मैं पकड़ी भी गई थी कि ये क्यों कर रही है। पर तब मेरी टेस्ट थी, एलएन की टेस्ट रहता है मेजर माइनर करके। तो वो मेरी टेस्ट थी, उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो पूरा पीरियड क्लास में मैं बाहर खड़ी रह गई थी उस दिन। स्कूल के टीचर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। नहीं, स्कूल के टीचर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि अगर तुम बड़ी-बड़ी कोचिंग्स के नाम भी लेते हो ना, तो उन्हें और उल्टा गुस्सा आ जाता है कि हाँ, मतलब तुम स्कूल का नहीं कर रहे हो, तुम उनका ही कर रहे हो, उनका ही सुन रहे हो। और फिर आधे बच्चे मेरे क्लास के तो छुट्टी लेते थे, मतलब हर वीक में 2-2 छुट्टी लेते थे क्योंकि वो कोचिंग जाते थे। मैं डीएवी में पढ़ती थी, तो सारे बच्चे सीरियस थे। मेरे क्लास में आई गेस 30 लोग थे और सारे नीट कर रहे थे और सारे इतने सीरियस, और 10th में टॉपर रह चुके थे। सारे सारे लोगों को 85% से ऊपर थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, बंक मार रहा है। हम लोग के स्कूल में बंक ऐसा कुछ चलता ही नहीं है 11th-12th में। तो सारे बच्चे एकदम सीरियस है, पढ़ते हैं, पूरा कंपटीशन रहता है। तो वो छुट्टी लेते थे क्योंकि टेस्ट आ रही होती थी आकाश की, एलन की। तो वो सीधा छुट्टी लेते थे 3-4 दिन प्रिपरेशन करने के लिए, इतना सीरियस होता था। तो टीचर लोगों को बहुत गुस्सा आता था कि स्कूल में नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और स्कूल के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे पेपर में, तो नीट कैसे करेंगे? ये टीचर्स हम लोग के सीधा बोल देते थे मुँह पे। और अब हमने बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी लिया था, तो हम लोग को बोलते थे, "इनको मैथ्स कुछ आता नहीं है।" टीचर्स डायरेक्टली बोलते थे स्कूल के कि इनसे नहीं होगा मैथ्स। और फिर असाइनमेंट में हमें मैथ्स के कम मार्क्स मिलते थे। हम करके दे, ना दे, हमें कम ही मिलने वाला है। हम लोगों ने पहले ही माइंड बना रखा था। मतलब ये 11th में नया-नया लगता था कि ये क्या हो रहा है। फिर 12th में आदत ही पड़ गई। पीसीएमबी मैंने एक वीडियो बनाई थी पीसीएमबी मतलब उसमें मैंने यही बताया कि पीसीएमबी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। बराबर। एक एक सप्ताह 2 सप्ताह लगा लो, सोच लो पीसीएम में जाना है, पीसीबी में जाना है, लेकिन पीसीएमबी ना जाओ। यस। एक्चुअली हम लोगों में ऑप्शन था मैथ्स, एंटरप्रेन्योरशिप। वो कॉमर्स लोगों को बहुत यूज़फुल होता है। तो फिर मैथ्स था, अप्लाइड मैथ्स था और एंटरप्रेन्योरशिप था। तो एक भी सब्जेक्ट ईज़ी नहीं था। सभी में हम लोग बहुत पढ़ना पड़ रहा था। तो हम लोग के स्कूल का क्या पता, आधे के स्कूल में फिज़िकल एजुकेशन, ये सारे ईज़ी-ईज़ी सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो हम लोग के स्कूल में ये था ही नहीं, सारे हार्ड सब्जेक्ट थे। तो सब लोगों ने गलत ही डिसीज़न ले लिया था। मतलब लैक ऑफ मतलब सब्जेक्ट की कमी के कारण लेना पड़ा मैथ्स। हाँ, वही मैं बहुत। पूछने वाला था, पीसीएमबी क्यों ले लिया फिर? अप्लाइड मैथ्स भी था, उसमें तो बहुत बड़ी बुक आती है, एमएल अग्रवाल हाँ, करके। हाँ, हाँ। वो बहुत बड़ी बड़ी बुक है, वो भी बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं है कि अप्लाइड है तो बेसिक होगा, नहीं, वो भी बहुत हार्ड है। अप्लाइड मैथमेटिक्स मोस्टली उसके लिए होता है जो मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स से हाँ, उन्हें कनेक्टेड रहना है। उसमें उसमें क्या होता है, मैथ्स बहुत थोड़ी-सी होती है, थोड़ी-सी फिज़िक्स भी आती है। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये भी आता है, पर कॉमर्स वाले लोगों का बहुत ज़्यादा होता है उसमें। एस्थेटिक्स वगैरह ज़्यादा होती है उसमें। बहुत होता है, जो समझ नहीं आता, जो अकाउंट्स करते हैं कॉमर्स में, उनको बहुत ईज़िली समझ आता है, बट नए बच्चे को जो साइंस ले रखा है उसने, उसको नहीं समझ आता है। पीसीएमबी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं लेनी चाहिए।
मैंने तो ली थी, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था तो, और मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मुझे लगा हो जाएगा। पर बहुत हार्ड होता है और फिजिक्स भी बहुत हार्ड होता है। पहले 10th तक फिजिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं, आगे जाके फिर वो 14 चैप्टर्स बन जाते हैं डायरेक्टली। मतलब 10th में 2 थे, 11th में आ गए 14 चैप्टर्स बन गए, तो ये काफी हार्ड होता है। तो अगर तुम 3 लोगे तो अच्छा है, अगर मैथ्स भी ले रहे हो साथ में तो फिर हैंडल कर पाना बहुत हार्ड हो जाता है, फिर तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने भी एक ड्रॉप ईयर लिया है, मेरा भी हाँ एक ड्रॉप ईयर था। तो अच्छा। आपका भी पेपर टर्म 1 टर्म में 2 में हुआ था सीबीएसई का हाँ 10th मेरा में। 1 टर्म 2 सेम में हुआ। सेम एकेडमिक ईयर मेरा भी है। अच्छा आप मेरे ही ईयर के हो। हाँ, हाँ, सेम ईयर है। ओ, तो टर्म 1 टर्म 2 आता तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? जैसे इस बार भी क्लास 10th के में 2 पेपर होने वाले हैं, हाँ होने तो वाले उसका क्या अभी। एक्सपीरियंस रहा? उसका एक्सपीरियंस था एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं, जब कोरोना आ गया था तो हम लोग को लगा था कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा सब, और मेरे काफी दोस्त पढ़ते ही नहीं थे। मैं भी थी उनमें से, मैं भी पढ़ती नहीं थी, बट मैं क्लासेस अटेंड करती थी ऑनलाइन। मेरे जो साथ के कलीग्स थे, हम लोग के क्लास में काफ़ी कम बच्चे आते थे, मतलब 50 की क्लास है तो सिर्फ 20 ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पर मैं करती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ध्यान रखते थे, तो मुझे करना ही पड़ता था अटेंड। तो 9th 10th ऐसी ऑनलाइन चली गई। हम लोग को लगा था 10th में क्या होगा। मैंने किया था कि 10th ऑनलाइन चल रहा है, फिर भी मैं डे 1 से पढ़ूंगी, पर वो नहीं हो पाया। और हम लोग घर पे नहीं थे, मैं एक्चुअली फार्म हाउस पे रहती थी, तो फिर मैं उधर नेट का इशू हो जाता था तो मैं खेलने लग जाती थी। तो मैंने पूरा वो टाइम बैडमिंटन खेल के या फिर साइकिलिंग सीख के, स्कूटी सीखने में, ड्राइविंग सीखने, इसी में गया है मेरा। तो फिर जब नोटिस आई कि टर्म 1 हो रही है तो फिर पढ़ना पड़ा था, और कुछ आता ही नहीं था। फिर 1 महीने में मैंने पढ़ लिया। मुझे तो होप्स ही नहीं थे कि मुझे मार्क्स मिलेंगे, बट मेरी फैमिली को मतलब था कि इसको बहुत अच्छे मिलेंगे, ये पढ़ती थी पहले से पढ़ने वाली। पर मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलेगा अच्छा मार्क्स। तो टर्म 1 में मुझे सिर्फ 76% आया था। जब रिजल्ट भी आया तो हम लोग के स्कूल की टॉपर भी कुछ 90 थी, पर डीएवी का काउंट हमेशा 99 का टॉपर रहा है। तो फिर अभी मुझे टर्म 2 आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने बहुत पढ़ा था उस टाइम पे, क्योंकि 76% बहुत खराब था मेरे लिए भी। मैं रोई भी थी उस टाइम पे, पर तब मुझे पता नहीं था कि 10th का रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है। बट मेरे लिए फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था तो मैंने पढ़ा पढ़ा बहुत पढ़ा। फिर जाके मुझे टर्म 2 में 94 आए, फिर कुछ 80-20 का रेशियो हुआ था शायद, पता नहीं, हाँ, या हाँ, 9। हाँ 70-30 है। 70-30, वो लोगों ने चेंज किया था 70-30 को 80-20 में, ऐसा मेरी फ्रेंड तो कह रही थी। फिर वो एग्रीगेट होके 87 आया, तो ठीक ही है, कम ही है, बट वो 76 से बहुत अच्छा आया। तो सेकंड में कैसे इम्प्रूव किया? मतलब क्या गलतियाँ नहीं की, जो टर्म 1 में किया है? टर्म 1 में देखो, मैं क्लासेस अटेंड करती थी, फिर मैं कुछ रिवाइज नहीं करती थी, बस ऐसे ही छोड़ देती थी। फिर जो टर्म 2 में है, वो मैंने तो स्कूल अटेंड ही नहीं किया तभी, तभी मैंने सिर्फ यूट्यूब की मदद ली। तब वेदांतु चलता था, तब मैंने वेदांतु से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। मतलब एक एक लेक्चर को देखती थी मैं 2-2 बार, और बायोलॉजी में रीड भी करती थी। तब से ही मुझे बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीड करने की आदत लग गई थी, जो मुझे 11th 12th में बहुत काम आई। तो फिर मैं रीड करती थी, उससे ही मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। जब मेरी क्या बोलते हैं वो, एग्ज़ाम से पहले, मेन एग्ज़ाम से पहले नहीं होती वो एग्ज़ाम, प्री प्रीलिम्स बोर्ड कहते, प्री बोर्ड। हाँ प्री बोर्ड। तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब मुझे अभी भी याद है, मुझे केमिस्ट्री में फुल आ गए थे। बायोलॉजी रहती है ना, तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, साइंस मिलाता है, समझ रहे हो आप? हाँ, हाँ, हाँ। सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता ना। तो फिर उसमें मुझे केमिस्ट्री में फुल आ गए थे, फिजिक्स में मेरे 2 नंबर कटे थे, फिर बायो में मुझे फुल आ गए थे। तो मैं ये ऑनलाइन से ही सीखा था, मैंने स्कूल का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया था। मुझे प्री बोर्ड में काफ़ी अच्छा आ गए थे मार्क्स, तो मुझे समझ आ गया कि मेरा इम्प्रूव हो सकता है। मुझे लगा कि 90 के अबाव जाएगा, पर मैंने मराठी ली थी, तो फिर मुझे मराठी में काफ़ी कम मिले। मराठी ऑप्शनल। हाँ ऑप्शनल।
मेरे पे 10th और 12th दोनों में सीएसई ऑप्शनल था, अच्छा, साइंस था। हम लोग के स्कूल में ये था ही नहीं, हम लोग के स्कूल में था मराठी, हिंदी, संस्कृत, तीनों तीनों भी मेरे बहुत खराब थे और मुझे पता था मुझे कम मिलने वाला है इसमें। तो नीट के बारे में कब पता चला? नीट एग्ज़ाम होते हैं ऐसे? नीट के बारे में जब मैं 10th के बोर्ड्स दे रही थी ना टर्म 2, तब मैं लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने के लिए, मैं बहुत सीरियस पढ़ती थी तभी। तो फिर मुझे तब भी जब एंडिंग एंडिंग होने लगी ना और एग्जाम्स खत्म ही हो रहे हैं, मुझे याद है साइंस का पेपर था, खत्म हो गया था, मेरा अच्छा गया था और फिर काफी दिन का ब्रेक था अगले पेपर के लिए। तो फिर मैं देखती थी यूट्यूब, तब मुझे आया था कि डॉक्टर बनने के लिए ये एग्जाम होती है, तब मुझे नीट के बारे में पता चला था। डॉक्टर क्यों बनना है? कोई कहीं से इंस्पिरेशन? नहीं, पहले से ही था, मेरे मम्मी पापा बोलते थे, तो फिर वो मेरे भी मन में बस गया और मुझे कब पता नहीं चला कभी मैंने वो पूरा सोच लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब मेरा मन वो धीरे धीरे मानने लग गया कि हाँ, और अच्छा भी था। ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लग रहा है या मैं मेरे मन नहीं कह रहा है फिर भी मैं कर रही हूँ, मुझे मेरा मन भी हाँ ही कह रहा था कि डॉक्टर बन जाओ। तो फिर धीरे धीरे वो नीट का एग्जाम भी आ गया कि ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो फिर मैंने दे दी, स्टार्ट कर ली प्रिपरेशन। जब बच्चा 11th में होता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, हाँ, नीट की, जेईई की, तो उसे पता नहीं होता है कि कितना हार्ड है। बहुत हार्ड लगता है, बट बच्चे का क्या होता है, उसके अंदर रहता है कि हाँ मैं तो बनूंगा, मैं तो बनूंगी। तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, फिर जब वो स्टार्ट होता है ना तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर बाद में धीरे धीरे पता चलता है ये सबके साथ हो रहा है। 11th वेस्टेड थी? 11th कह सकते हो, बट मैंने टाइम पास नहीं किया था, मैंने पढ़ाई की, पर वो बहुत गलत डायरेक्शन में की, तो वेस्टेड कह सकते हो। बट वो मुझे काम तो आया। मैं क्या करती थी, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ती थी, बायो पढ़ूंगी, केमिस्ट्री पढ़ूंगी, बट मैं फिजिक्स की भी पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे था कि मुझे पता नहीं क्या करना है। और एलएन में कहते थे सब पढ़ो, मॉड्यूल भी पढ़ो, तो वो उतनी बड़ी बड़ी मॉड्यूल्स में पढ़ती थी क्योंकि वो कह रहे हैं, तो बस सब मैं पढ़ लेती थी, पागल की तरह पढ़ लेती थी। और फिर जब मैं टेस्ट देने आती थी तब भी मेरे कम ही मार्क्स आते थे, ऐसा नहीं था कि मेरे ज्यादा आ रहे। 400, 456 यही मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में। तो मैं कर रही थी ये क्यों हो रहा है, और हम लोग के बैच में सिर्फ एक दो बच्चे, 100 की बैच होती है एलएन में, सिर्फ एक दो बच्चों को 600 मिल एलन रहे। कौन सा सेंटर था? स्पेसिफिक कोई सेंटर? नेरूल वाला ब्रांच, हम लोग के एरिया में एक ही एलएन का सेंटर है, नेरूल में, तो उधर ही जाती थी मैं। तो फिर वहाँ क्या होता था, वो लोग ध्यान देते हैं जो स्कॉलर बच्चे हैं ना, उन पे ही ध्यान देते हैं। ये जो पीछे रह जाते हैं या बीच में रह जाते हैं वो तो बीच में ही रह जाते हैं, और जो पीछे रहते हैं वो तो बंक करना चालू कर देते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम तो बंक करते हैं। ये सीन होता है। और मिडल जो बच्चे रहते हैं ना, जिनको कम मार्क्स मिलते हैं, जो स्कूल के साथ ये कर रहे रहते हैं ना, वो मिडल में फंस जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और जो स्कॉलर बच्चे रहते हैं वो स्कूल को छुट्टियां ले लेते हैं या फिर वो इंटीग्रेटेड ही ले लेते हैं, ये अच्छा पड़ जाता है उनके लिए। और फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको पहले से पता रहता है, या उनके फैमिली में शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि उनके फैमिली में किसी ना किसी ने तो दिया रहता है, तो वो उनको गाइड करते हैं कि ये रीड कर, ये रीड। मुझे तो आधी 11th में फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ही रही थी, और वो बोलते भी है स्कूल के टीचर या एलएन के जो कोचिंग वाले रहते हैं, वो बोलते हैं कि पढ़ो, पर नहीं पढ़ना रहता है, ये सारी चीजें नहीं करनी रहती है। सिर्फ पीछे का वो ब्लू बॉक्स है ना, वो पढ़ लिया, वो भी बस हो जाता है, जरूरत बिल्कुल नहीं है ये पढ़ने की। मैंने 11th-12th की फिजिक्स की स्ट्रेटजी बनाई थी। उसमें मैंने डायरेक्ट रिकमेंड किया है कि एनसीईआरटी में केवल आपको करना है तो प्रॉब्लम्स करो, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्सरसाइजेस कर सकते हो, वो काफी हार्ड लेवल के होते हैं और बहुत बाकी मदद तो मिलती आगे का बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल। है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है आगे वाली चीजें, चाहे वो बोल्ड हो, कुछ भी हो, बोर्ड्स मत। में भी नहीं पढ़ना है। हाँ, मत पढ़ो। पीछे की जो एक्सरसाइजेस रहती है ना, काफी अच्छे रहते हैं, मैंने करे है 12th में, मैंने बोर्ड्स के लिए करा है और मुझे बहुत मदद हुई थी। बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो बैक एंड है उसमें एडवांस वो लेवल के भी हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, पहले की जो एनसीईआरटी थी ना, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस रहते थे। अभी की न्यू है, उसमें तो काफी कुछ डिलीटेड है,
वो जो एक्सरसाइजेस रहती थी ना लास्ट में कि ये हार्ड हार्ड पोर्शन है, ये करना है तो करो, ऑप्शनल रहता था वो, हम लोग की स्कूल की टीचर कहती थी ऑप्शनल है, पर मैं वो करती थी क्योंकि मैं नीट के लिए प्रिपेयर भी कर रही थी, तो मैं वो करती थी। तो वो काफ़ी हार्ड रहता है। एक सम को 5 मिनट लग जाते थे करने में, बट मैं करती थी, 1-2 बार तो करना ही चाहिए। काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन होती है। जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं हुँ। जेईई की, नीट की, तो एक मतलब जैसे केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, तो नीट वाले बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है कैलकुलेशन करने में, जितना ये मैथ्स वाले को इंटरेस्ट होता है कि हाँ, अब तो कैलकुलेशन आ गई, मैथ्स वाला रहता है कि अब तो कर दूँगा मैं। हाँ, ये और पहले से है कि वो लोग पीसीबी इसीलिए लेते हैं आधे लोग कि उन्हें मैथ्स ना मिले, कैलकुलेशन ना मिले। पर रहता है, फिज़िक्स में देखो कैलकुलेशन रहती है, और अगर तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो ना पहले से, अगर तुम्हारा मैथ्स खराब है ना, तो तुम्हारी फिज़िक्स भी खराब ही हो जाती है एट द एंड। क्योंकि फिज़िक्स तुम्हें बेसिक से करनी पड़ेगी और उसमें फिर लास्ट में तुम्हें कैलकुलेशन यूज़ करना है। तो अगर तुम पहले ही बेसिक नहीं यूज़ कर रहे हो, फिर लास्ट में तुम बहुत बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है सम। अगर तुम्हें मैथ्स अच्छे से नहीं आ रही है, तो इसकी पहले से ही प्रैक्टिस डालनी चाहिए अच्छे से। एनसीईआरटी के बैक की एक्सरसाइज करोगे ना, तो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वो काफ़ी हार्ड रहती है। एनसीईआरटी के फिजिक्स के एग्जाम्पल्स भी करो, जो बीच में रहते हैं लेसन के। वो तो वैसे के वैसे नीट में उठ के आते हैं। जेईई में नहीं आते होंगे, बट नीट में आते हैं। वैसे के वैसे, सेम टू सेम, बिना वैल्यू चेंज, वैसे के वैसे उठ के आ जाता है। जेईई में तो रिपिटेशन मतलब वही है, रिपिटेशन कम होती है, लेकिन इम वो है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, अब एक ही बार में एडवांस की प्रॉब्लम करोगे तो ऐसा तो नहीं है। स्टेप वाइज़ पहले इंक्रीज़ करें। बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। पहले वो जिस कोचिंग में जा रहे हो, वो तुम्हें देंगे मॉड्यूल, वो सॉल्व कर लो पहले। वो 50-100 क्वेश्चन की होती है। वो इजी होते हैं उनके स्टार्टिंग में। जो हार्ड होते हैं उनको स्टार करके रख लो। तुम पहले गूगल पे देख सकते हो जो तुम्हें हार्ड लग रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो फिर तुम कोचिंग में जाके पूछ भी सकते हो कि ये कैसा कर रहा है। बट आधे लोग ये नहीं करते। उनको लगता है कि मतलब बहुत शर्म आती है उनको, पता नहीं क्यों पूछने में शर्म आती है। तो तुम गूगल करके देख सकते हो, बट तुम तुम्हारे डाउट क्लियर करो। अगर तुम नहीं करोगे डाउट क्लियर, तो फिर वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझेगा। पर अगर तुम गलती कर रहे हो और पूछने जा रहे हो, तो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे अगर वो सवाल आ गया ना, तो तुम्हें याद आ जाएगी कि मैंने ये सवाल पूछा था। तो तुम्हें तो वो और अच्छे से और जल्दी आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन तुम एक ही बार कर रहे हो एनसीईआरटी के, तुम्हें वो बार बार 3 बार तो एटलीस्ट करने ही पड़ेंगे, तब भी वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। हार्ड तो होता है। जो बच्चा क्लास 10 से 11th में मूव करता है, फिर ये जेईई या नीट ऐसे हाँ। प्रिपरेशन करता है, तो उसे मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, कोई मतलब बहुत। गाइड करने वाला नहीं होता। ये तो बहुत होती है। मुझे भी थी मेंटोरशिप की प्रॉब्लम। अब कोचिंग जाते हो बड़े-बड़े, तो वो बोलते हैं तुम्हें मेंटोर मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें खुद ब खुद फ़ोन कर रहे, तुम्हें खुद जाना पड़ता है। वो मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या? मुझे मतलब बहुत डर लगता था कि क्या होगा अगर किसी को पता चल गया? ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, कॉन्फिडेंट होना है, और जो भी तुम्हारा डाउट है ना, वो लेके जाओ। वो खुद नहीं आएँगे तुम्हारे पास कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तुम्हें खुद जाना पड़ेगा उनके पास कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो अच्छे से समझाते हैं। और जैसे मतलब कोई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री में कर रहा है, तो उसे हमने जॉइन करना चाहिए या नहीं? कर सकते हो, देखो फ्री में तो कर सकते हो, और जो यूट्यूब में रहता है ना फ्री में, वो अच्छा भी रहता है क्योंकि वो देखो, वो सही में गाइड करते हैं अच्छे से, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दी रखी होती है। तो अगर उन्होंने एग्जाम दे रखी है और ऐसा कोई गाइड कर रहा है ना, तो तुम्हें सुनना चाहिए उसका। मतलब मैंने तो सुना था, लाइक जब 12th स्टार्ट हो रही थी, तब मैंने तो सुना था कि अभी मैं जो रीड करती थी फिजिक्स का, ये मेरा ऐसा ही नहीं छूटा। मैंने किसी का तो सुना कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बराबर से। तो वो कहते थे कि फिजिक्स का नहीं पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का भी तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनऑर्गेनिक है तो ही तुम पूरा पढ़ो, ऑर्गेनिक है तो ही तुम पूरा पढ़ो। फिजिकल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में। और बायो तुम्हें पूरी पढ़नी है, एनसीईआरटी। स्कूल के जो नोट्स देती है मैम, उनके तो लेना ही नहीं है अगर तुम स्कूलिंग कर रहे हो साथ में। या फिर तुम आकाश या एलन में भी जा रहे हो, तो उनके मॉड्यूल्स को हाथ भी मत लगाओ बायोलॉजी के। ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब से सीखी है, खुद से नहीं मुझे आया है।
धीरे-धीरे पता चलता है कि हाँ, ये बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। तो पूरी 11th इसी में निकल जाती है अगर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। सिर्फ़ ढूँढने में निकल जाओ कि मुझे क्या करना है? अगर मैं ये कर भी रही हूँ, ये बराबर है, मेरे यूज़फुल होने भी वाला है क्या नहीं? ये सारी चीज़ें करने में ही पूरा 11th निकल जाता है। फिर 12th आता है, उसमें बोर्ड्स की टेंशन हो जाती है। तो वो फेज़ काफ़ी हार्ड भी रहता है कि मतलब बोर्ड्स भी आ रहा है और नीट भी देनी है। नीट का 11th में मैंने अच्छे से किया नहीं है प्रिपरेशन, अब कैसे होगा? तो इसमें काफ़ी पैनिक होती है और फिर लास्ट में जाके हम लोग किसी एक को ही चूज़ कर लेते हैं कि मैं नीट करूँगी या तो मैं बोर्ड्स करूँगी। तो फिर मैंने तो बोर्ड्स ही चूज़ किया था क्योंकि मेरा कुछ नहीं हुआ था। फिर मेरे नीट में मार्क्स आ गए 392 फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर मुझे लगा कि ये मतलब मेरे पेरेंट्स को था कि इसको नहीं आ पाएँगे अच्छे। उनके होप्स तो काफ़ी कम थे। ये भी अच्छे नहीं है मार्क्स बट उनको लगा था कि इसका हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने एलएन भी छोड़ दिया था 12th में। और पेरेंट्स का कैसा रहता है, पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता है ना, मेरे पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड नहीं है कि अगर कोई पेरेंट है जो डॉक्टर है तो उनको तो पता रहता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, या फिर जो पेरेंट रहता है वो टीचर रहता है, उनको पता रहता है कि हाँ ऐसा होता है हर बच्चे के साथ। मेरे पेरेंट्स एक्सपीरियंस नहीं थे, मैं बड़ी हूँ मेरे फैमिली में तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ये सारी चीज़ें। तो उनको लग रहा था इसने एलिन छोड़ दिया है, इससे नहीं हो पाएगा, इसको शायद बहुत ये हो पैनिक हो रही है, तो जो होता है वो मिलता है वो ले लेंगे, ऐसा था। तो ये 392 मैंने मार्क्स लाए थे वो भी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो फिर मैंने किया कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ एक, अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा कर लूँगी तो फिर आ जाएँगे। बट 2025 का पेपर बहुत हार्ड आ गया। तो मेरे मार्क्स तो आए हैं 400, मतलब अगर तुम पिछले साल से कंपेयर करो ना, तो 100 मार्क्स का ड्रॉप हुआ है। जितना तुम्हें पिछले साल बच्चों को मिले हैं, अगर 500 मिले, तो उस बच्चे को 400 मिले हैं इस साल। तो ऐसी चीज़ हुई है। कट ऑफ भी उतनी ही कम हुई है। पर अ, अगर तुम मेरे मार्क्स देख रहे हो, अगर मैं किसी अनजान इंसान को बताती हूँ कि मैं 390 से 404 पे आ गई, ऐसे किसी को बता रही हूँ, तो उनको लगेगा कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। बट उनको कैसे पता कि मैं कट ऑफ कम हुआ है? बट इस चीज़ में मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे कि पेपर हार्ड आ गया था, इसके मार्क्स तो अच्छे आए हैं और इसको किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, बीडीएस, बीएमएस, एमबीबीएस नहीं मिल सकता इसका इतने कम मार्क्स में। ये तो हम लोगों को पता चल गया है मतलब। और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरी फ्रेंड्स है आधी, उनको तो उनके पेरेंट्स बहुत डांट भी रहे हैं कि इतने कम आ गए, उनको बहुत ही कम आ गए मार्क्स। बट मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है और ये चीज़ अच्छी है मेरे साथ। ये अगर जो बच्चा क्लास 11 से में है या फिर 12th में है और मैनेज करने में उसे प्रॉब्लम आ रही है और मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए अगर किसी को संपर्क करना चाह रहा है, तो मैं पीयूष कुमार आईआईटी मद्रास स्टूडेंट, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारी तरफ से है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। पर्सनली गाइड कर देंगे आपको जब भी आपको इश्यू होगा किसी भी रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो जैसे आपने नीट का पेपर दिया 2025 का, तो क्या सिचुएशन चल रहा था नीट के पेपर के अंदर? जब वो 3 घंटे चल रहे थे, फिजिक्स कर रहे थे, केमिस्ट्री कर रहे थे, बायो कर रहे थे, तो क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस मतलब मुझे पेपर देख के ही समझ आ गया था। मैंने बायो स्टार्ट करी। एक तो मैंने स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैंने एंटर किया, फिर हम लोग बैठ गए। एक लड़की को पेपर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे सामने पैनिक अटैक सा आने लगा। पता नहीं उसको क्या होने लगा, वो देख के तो हम लोग का क्लास डर गया था। और फिर सेंटर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, पूरा मतलब ऐसा सेंटर की इशू भी थी, पूरी गर्मी हो रही थी, पूरा अंधेरा सा था, एकदम 2 लाइट्स थी पूरे क्लास में और इतने सारे टेबल्स थे, 100 लोग बैठ सकते, सिर्फ 2 लाइट थी और फैन भी बहुत कम थे। तो एक तो अगर तुम फिजिकली पूछो तो काफ़ी गंदा सेंटर मिला था मुझे। फिर उस लड़की को वो पैनिक अटैक टाइप कुछ आ रहा था, फिर वो वॉशरूम चली गई, नर्स को बुलाया, उस कॉलेज के नर्स के रूम में लेके गया उसको। तो ये सीन मैंने देखा, तो मुझे तो काम डाउन होने का टाइम ही नहीं मिला कि हाँ मैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, बैठेंगे आईज क्लोज करके, जब तक पेपर नहीं मिल रहा है तो हम लोग काम डाउन होंगे कि अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा। तो ये करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने देखा
कि मैंने बायो पहले अटेम्प्ट करी थी। मैंने पहले से टेस्ट में भी ऐसा किया था, पहले मैं बायो करूँगी, फिर केम करूँगी, फिर मैं फिज़िक्स करती थी। तो मैंने बायो स्टार्ट करी, अच्छी थी। फिर जब मैं बीच में पहुँची तो मैं देख रही हूँ कि फ्रॉग जो है, एकदम छोटा चैप्टर है। चैप्टर भी नहीं है, चैप्टर का सब टॉपिक है फ्रॉग। तो वो हमें ऑप्शनल रहता है, वो एडिशनल टॉपिक्स में रहता है, वो हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसी से सिर्फ़ 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब सिर्फ उसमें से एक क्वेश्चन आता है या फिर आता भी नहीं है, उसी चीज से इस साल 4 क्वेश्चन आ गए थे। मैं देखती ही रह गई। और ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं किया था, मैंने किया था। पर उसमें से जो 3 में से 1 क्वेश्चन था वो इतना मतलब बहुत डेप्थ में से पूछ लिया था, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडिशनल टॉपिक से जो तुमने ऐड किया है उससे इतने सारे क्वेश्चन आओ। तभी मुझे लगा ये पेपर कुछ लेंदी बनाया है इन लोगों ने। फिर बाद में मैं आगे चलती गई, तो लिटरली समरी से जो मेन लेसन के पीछे समरी रहती है ना, उधर से क्वेश्चन आ गए थे। या फिर जो साइंटिस्ट रहते हैं जिनका इंट्रोडक्शन रहता है टेक्स्ट बुक के आगे, उधर से क्वेश्चन आ गए थे। तो ये कोई भी नहीं करता, मतलब रेयरली बच्चे करते हैं। तो मैंने भी नहीं किया था ये सारी चीजें, या फिर की भी थी तो वो इतनी डेप्थ में से पूछी थी ना। तो फिर मुझे पता चल गया था कि मुझे बायो में, मतलब मेरा एम था कि अगर 360 का है तो मुझे एटलीस्ट 340 तो लाना है। पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे तो मुझे तब भी पता चल गया था कि नहीं, ये काफ़ी हार्ड आ गया है, या फिर ऐसा पेपर आया नहीं है पहले भी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ बायो ही होगा, हम लोग केमिस्ट्री पे जाते हैं। तो मैंने पूरी बायो 45 मिनट्स में मेरी खत्म होती थी। तो इस वक्त वो 1 घंटा लग गया मुझे बायो करने में। तो फिर मुझे तब भी पैनिक हो गया था कि टाइम कैसे होगा, बट मेरा था कि नहीं नहीं, केमिस्ट्री करते हैं। केमिस्ट्री भी मेरी अच्छी थी, तो फिर मैं केमिस्ट्री करने लग गई। फिर मैं देख रही हूँ कि इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत हार्ड पूछे थे, वो बहुत इन डेप्थ से पूछे थे। और जो आधे क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट देखा भी नहीं था। फिर बाद में पता चला घर पे आके कि वो पिछले मतलब 10-15 साल पुराने जो पैटर्न आता था ना, उधर से क्वेश्चंस आए। बट ठीक है, केमिस्ट्री भी अच्छी गई मेरी, इतना भी बुरा नहीं गया मेरा। तो फिर बाद में फिजिक्स पे आई। अब फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सेट के लिए बहुत हार्ड था। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो तभी बहुत पैनिक होना चालू गया, और मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा बच गया था फिजिक्स करने के लिए। इतना पेपर लेंदी आ गया था, तो सिर्फ यूजुअली कितना मतलब टाइम लेते हैं फिजिक्स करने में, टेस्ट वेस्ट में? टेस्ट में मैं 1 और आधा घंटा बचता था मेरा फिजिक्स के लिए। बट इस वक्त मेरा काफी कम बच गया टाइम। सिर्फ 1 ही घंटा बचा था, और मैं बहुत पैनिक करना चालू कर दी। फिर तो मैंने दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है? नहीं, जब मैंने देखा ना तीसरा चौथा सवाल, मतलब मैं बताती हूँ। जब मैंने दूसरा देखा तो काफी हार्ड लगा, तो मैंने कहा पेपर शायद हार्ड आया है, देख लेते हैं आगे के सवाल जो आ रहे हैं। मैं तीसरे पे गई, चौथे पे गई, पांचवे पे गई, इतना सारा ड्रॉप आ गया। फिर 6 क्वेश्चन मुझे आता था। तो मैं कर रही हूँ ये क्या हो रहा है, मुझे इतने सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, डायरेक्टली मुझे फर्स्ट से 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर मैं आगे भी देखती गई, तब भी बहुत डर लगने लगा, और मैंने बाजू में देखा कि क्या हो रहा है किसी के साथ। अब जब मैं देख रही हूँ बाजू में सब एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर आधे कर ही नहीं रहे, मैं कर रही हूँ ये अनसीरियस होंगे शायद। फिर बाद में देखे जा रही हूँ कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर मैं लास्ट के 40th क्वेश्चन पे पहुंच गई। लिटरली वो वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन था, वो भी इतना लेंदी आ गया था, मतलब उसको सॉल्व करने में मुझे 3 मिनट गए थे। मतलब वर्नियर कैलिपर्स में क्या रहता है, तुम्हें रीडिंग दे रखी है, लीस्ट काउंट तुम्हें ढूंढना रहता है। यहाँ पे तुम्हें रीडिंग भी ढूंढनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग या फिर मेन स्केल रीडिंग। तो ये भी तुम्हें ढूंढनी थी, दे नहीं रखी थी। लीस्ट काउंट भी तुम्हें ढूंढना है, दे नहीं रखा है। और फिर जो लैंग्वेज रहती है ना, जेई में यूज करते हैं मेन स्केल रीडिंग ढूंढने के लिए, जो हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं वो वाली यूज कर रखी थी। मतलब तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे रखा है कि इतने डिवीजन में इतना काउंट है। तुम्हें दे रखा है कि 5 डिवीजन में इतना है, तो तुम्हें एक का ढूंढना पड़ेगा, फिर तुम्हें जाके लीस्ट काउंट का मिलेगा। तो ये काफी लेंदी था। तो फिर तब भी मुझे पता चला कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा, पेपर ही हार्ड आ गया है। फिर मैंने कहा कि नहीं, जितना आ रहा है वो करते, पेपर बहुत हार्ड आ गया है। तो फिर मैंने जितने हुए उतने किए। फिर लास्ट में बहुत कम टाइम बचा था, शायद 10-15 मिनट बचे थे। और मैं ओएमआर ऐसे फिल करती थी कि पर पेज हो रहा है तो मैं ओएमआर फिल कर रही हूँ, ऐसा करती थी।
मतलब नीट के पेपर का 1 पेज हो गया, तो मैं ओएमआर फिल कर दूँगी। तो मुझे ओएमआर फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरा टाइम कम बच गया। फिर बाद में मैं फिज़िक्स के क्वेश्चन्स देख रही हूँ तो काफ़ी छूट गए थे मेरे, कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। मतलब आ भी रहा है तो मुझे आधे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो आधे क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ, और आधे क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे आ रहा है बीच-बीच में, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे फिज़िक्स के, मैंने पैनिक में वो दोनों के आंसर गलत लाए। मैंने प्रोसेस सही किया है, आंसर गलत लाया है। और आधे जो अ, उनके ऑप्शंस थे वो डेसिमल्स में थे। मतलब अगर 519 है, 0.3 है, 0.8 है, 0.9 है, ऐसा दूर-दूर नहीं है, पास-पास है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो वो भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कि अभी आंसर आ रहा है मुझे 519.95 ऐसा कुछ। तो अगर हम लोग का रहता है ना 5 से ज़्यादा रहता हाँ, है, फिर ऑड नंबर रहता है तो वो बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने तो वो बढ़ाया, पर जब आंसर की आई तो उसमें वो बढ़ा हुआ नहीं था। वो वैसे के वैसे था जो आंसर आया है। अब ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया था एक केमिस्ट्री में, जिसमें आगे का नंबर आ रहा है बड़ा, तो तुमने बढ़ा दिया है आंसर को। तो मैंने भी वही यूज़ किया सिस्टम इसमें, कि मुझे लगा कि ऑड इसमें भी इवन का वैसे होता है जो चेंज। सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करना पड़ेगा मुझे। पर वैसा नहीं हुआ इस टाइम। इस टाइम जो हमें आंसर आया वही आंसर था। पर वो मैंने वो एनटीए मार कंडक्ट कराती है ना। वही तो ये सारी गलती है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो होता है, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई, पेपर हार्ड आ गया, पेपर खत्म हो गया, हम लोग सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, तो फिर एक लड़की रोने लग गई। और फिर पेरेंट्स के मतलब बच्चे पेरेंट्स को बोल ही नहीं पा रहे कुछ। मैं खुद नहीं बोल पा रही थी, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी तो दूर थी, तो मुझे तो वो लेट लेने आई, बट जब मैं सब गेट पर खड़ी थी, बच्चे रो रहे हैं, लिटरली मेरे सेंटर के बच्चे रो रहे थे। शायद उन्हें काफ़ी ड्रॉप ले रखे होंगे, या फिर काफ़ी सीरियस प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो वो तो लिटरली रो रहे थे। और फिर मेरी एक फ्रेंड थी, जिसको सेंटर डीएवी लगा था हम लोग की स्कूल। उसका क्या हुआ, उसने पिछले साल दिया, उसको 620 मार्क्स आ रहे थे कुछ तो। और फिर वो कह रही थी कि उसे इस साल बहुत ही कम आएगा। मतलब उस पिछले साल उसका कट ऑफ से बहुत मतलब पास थी वो, तो थोड़े से रह गया था। और फिर मेरी मम्मी जब बैठी थी ना बाहर, पूरा वक्त वो सेंटर के बाहर ही बैठी थी। तो उनको एक आंटी मिली थी जिसका बच्चा भी दे रहा था। तो कहती है कि मेरे बच्चे को 630 आया है। और फिर जब वो सेंटर से बाहर आया ना, मेरी मम्मी उनके ही साथ थी, तो वो भी रोने लग गया था, वो लड़का था। तो वो कहता है उसके मम्मी को कि बहुत कम आ गया, तो उसको देख के तो मैं तो बहुत ही ये हो गई थी कि सबका ही हार गया। मतलब एक्सपीरियंस वो बहुत ये था, बहुत अजीब सा था। फिर घर में जब आई तो पिछले साल तो तुरंत आंसर की रिलीज कर दी थी यूट्यूबर्स, यूट्यूब में तुरंत हाँ, आ जाता। इस साल आ ही नहीं रही थी, आ ही नहीं रही थी। मैं 4-4 घंटे रुकी थी। मेरे मेरे पापा पूछ रहे, मेरे पापा काफ़ी एक्साइटेड होते हैं ये चीज़ों के लिए, कि हाँ, अभी देखते हैं इसको कितने मार्क्स मिलेंगे वगैरह-वगैरह। और फिर मुझे मतलब मैं पैनिक हो गई थी कि नहीं, शायद मुझे काफ़ी कम आए थे, काफ़ी कम आएँगे, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे भी कम आएँगे। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे इस साल आएँगे ज़्यादा, क्योंकि मेरे टेस्ट में आ रहे थे। 500, 600 ऐसे मेरे बढ़ गए थे टेस्ट में, एंडिंग में। पर आए तो कम ही में मार्क्स। मैं पैनिक कर गई, ये मैं एडमिट करती हूँ। पर ये मेरे पापा को पता चला, मुझे लगा डाँटेंगे वगैरह, पर ऐसा नहीं था। वो तो मज़ाक-मज़ाक में ले रहे थे, मुझे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। तो आपको मतलब जब ये पेपर दिया, तो एलन का कोई हेल्पफुल रहा? एलन के मॉड्यूल्स हेल्पफुल रहे? नहीं, मैंने एलएन की मॉड्यूल्स करी नहीं। एक तो टेलीग्राम पे आते हैं पेपर्स, फ्री में मिलता है। हाँ, मैंने वो उधर से किया, वो काफ़ी अच्छा रहता है। आकाश के जो पेपर्स रहते हैं, मैंने जो नीट के प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में किया, वो पूरी ऑनलाइन करी है यूट्यूब से। मैंने किसी कोचिंग को जॉइन नहीं किया। मैंने सारे फ्री के पेपर्स हैं ना, वो सारे सॉल्व करे हैं। जो भी बैचेस रहती है ना, फ्री में मिलती है। काफ़ी पेपर्स देते हैं वो, 100 पेपर्स जैसे फ्री में देते हैं। क्वेश्चन 10-10 हज़ार ऐसे पूरे क्वेश्चंस रहते हैं, वो फ्री में मिल जाते हैं तुम्हें टेलीग्राम पे। तो मैंने वो सारे सॉल्व करे। तो वहाँ के फैकल्टी कैसे थे एलन के? एलन की फैकल्टी
अच्छी थी, मतलब तुम खुद पूछोगे ना, तो ही तुम्हें बताएँगे, या फिर बच्चे खुद बातें करते रहते थे जब क्लासेस चालू रहती थी, तो कुछ नहीं बोलते थे। जो आगे बैठते हैं ना बच्चे, वो उनका ही लेते हैं सिर्फ़, और जो पीछे बैक बेंचर टाइप बैठते हैं ना, उनका नहीं सुनते। जैसे मतलब ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मिथ है या रियलिटी? एलन इज़ ओनली फॉर टॉपर्स। हाँ, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। एलन भी, आकाश भी, जो भी तुम सुन रहे हो, वो टॉपर्स के लिए ही है। क्योंकि अगर टॉपर मिल जाए ना, हर सेंटर से 2-3 टॉपर तो मिल ही जाते हैं। तो वही प्रमोट करते हैं। और इतने सारे सेंटर्स है, तो फिर हर सेंटर से 3-3 करके पूरे इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर वो उनको ही प्रमोट करते हैं। मैंने ये अभी एक स्टूडेंट का लिया था पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू, उड़ीसा का था, आईआईटी जेईई का एस्पिरेंट था, भुवनेश्वरम एलन का। तो उसने बताया कि एलन में क्या होता है, हर टेस्ट मतलब वो जो हमारी क्लासेस होती है वो रैंकर वाइज होती है। हाँ, होती है। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तुम्हें दूसरे रैंकर बैच में डाला जाता है। जिसको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, और उनको ये भी बताया जाता है कि तुम इंटीग्रेटेड ले लो, तुम स्कूल के साथ क्यों कर रहे हो, तुम सिर्फ हमारे कोचिंग में आओ, ये भी बताया जाता है उनको। पर वो बच्चे के ऊपर रहता है कि उसे स्कूल भी करनी है, बट वो तो पूरा कोशिश करते हैं कि उनको पूरा एलएन में ही ले ले। एलन में कितना मतलब कॉस्ट लग गया था एक साल? बहुत कॉस्ट लग गई थी। उन्होंने तो 4 lakhs का था, 1 साल का। ठीक है, अब 4 lakhs में तो अभी किसी को भी बीडीएस वगैरह कॉलेज प्राइवेट मिल जाए, ऐसा होता है। तो मैंने, उनकी स्कॉलरशिप रहती है, वो देनी रहती है, तो फिर मैंने वो दी थी। और मेरा कम हो के कुछ 1,50,000 आ गया था, 1000, इतना, फिर भी इतनी ही थी। और मेरे पेरेंट्स के लिए मतलब ये ठीक ही था। हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के लिए इतना ठीक ही रहता है, क्योंकि डीएवी की फीस इतनी ही रहती है, 1,70,000 ऐसी वाली। वन तो ये ईयर ठीक। की हाँ, पर ईयर की स्कूल फी। स्कूल फी। बोल रही हो ना, मेरी स्कूल वो बंक वगैरह कुछ नहीं करती, वो काफी स्ट्रिक्ट स्कूल है और काफी मतलब पॉश स्कूल थी। तो ऐसा नहीं कि तुम किसी भी जो कॉलेज रहता है आजकल लोग जाते हैं, वो बंक मारते हैं, उनकी फी 50,000 तक रहती है। बट मेरी फी इतनी थी, और सब मतलब बहुत अच्छी स्कूल है, पूरा तो पढ़ाई पे। जब ऑफलाइन जाते थे एलन, तो कोई ऑनलाइन भी सपोर्ट यूज किया, ऑनलाइन यूट्यूब? हाँ, करती थी मैं ऑनलाइन, यूज़ तो करना ही पड़ता था, क्योंकि एलन जाके कुछ समझ नहीं आता था मुझे। अब मैं ये मेरे पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी फ़ी भरने के बाद। मतलब मेरी कम करके मेरे पापा जब मिलने गए, तो उन्होंने 1,20,000 शायद ऐसी कर ली फ़ी, पर थी, लाख में ही थी फ़ी। तो मेरे पापा ने सिर्फ़ 11th की भरी। अगर मैं 12th की भी भर देते, तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं 12th में नहीं जाऊँगी, तो वो तो पूरे पैसे वेस्ट हो जाते। पर मेरे पापा ने सिर्फ 11th की भरी। पता नहीं उनको क्या सोचा कि ये गड़बड़ करेगी या कुछ। स्टूडेंट जैसे मतलब सुसाइड केसेस कोटा में आते हैं ये वो, क्या इसके मेन हाँ, कारण ये भी है कि फी, उसके बाद स्टडी में भी नंबर नहीं आ रहे पढ़ने के बाद? फी फी का कारण उनको हो सकता है, क्योंकि देखो आधे लोग जो कोटा जाते हैं, वो तो काफी लोअर क्लास फैमिली के होते हैं, तो वो काफी पैसा इकट्ठा करके जाते हैं। तो उनको लगता होगा कि बहुत पैसा वेस्ट हो गया और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये होता है केसेस आधी, कि वो जेन्युइनली सुसाइड कमिट कर देते हैं, बट आधी केसेस वैसी नहीं होती है, उधर जाके वो बहुत बुरी बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं जब आ रही थी ना, अभी मैं घूमने गई थी, मैं तब आ रही थी, मुझे एक टीचर मिले जो कोटा के टीचर थे। मैं ट्रेन से आ रही थी आते वक्त, तो उन्होंने कहा कि कोचिंग के नाम बड़े बड़े कोटा में दे रखे हैं, बट उनका नाम बदनाम है। पर इसी वजह से भी बदनाम है, क्योंकि एक लड़की थी, अब वो उधर जाके वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और वो पढ़ने गई थी उधर, वो जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, शायद जेई एस्पिरेंट थी, और उधर जाके प्रेग्नेंट हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। अब नाम सारा पढ़ाई पे आ गया कि ये पढ़ाई कर रही थी और इसको प्रेशर हो गया, कोचिंग का नाम खराब हो गया। पर रियल रीजन तो कुछ अलग ही था ना, उसने क्यों सुसाइड कमिट की, ये किसी ने नहीं देखा। तो काफी सारी चीजें हो सकती है। आधे बच्चे पढ़ाई की वजह से जेन्युइनली सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि उन्हें
पढ़ाई हैंडल नहीं होती। आधे बच्चे किसी और ही चीज़ में पड़ जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं या किसी गंदी-गंदी चीज़ों में पड़ जाते हैं, इसलिए वो कमिट कर देते हैं सुसाइड। पर नाम सारा पढ़ाई पे आ जाता है कि पढ़ाई का प्रेशर है, हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए सुसाइड कमिट कर लिया। ऐसे इंस्टीट्यूट भी बहुत चीज़ें करते होंगे, जैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, तो मतलब इंस्टीट्यूट अपना नाम बचाने के लिए भी ऐसा स्टूडेंट पे आरोप लगाती होगी। लगाते हैं, अब वो इंस्टीट्यूट जितना बड़ा इंस्टीट्यूट वो उतना बचाने का कोशिश करता है अपने नाम को, तो वो किसी पे भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। नहीं तो मैं तो मतलब कहूँगी कि कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने फैमिली के पास रहो, उधर रह के पढ़ो। अगर तुम्हें काफ़ी सीरियस करना है पढ़ाई, अच्छे से करनी है, तो तुम जा भी सकते हो कोटा, बट फिर मन का ये बना के जाना चाहिए कि मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दूँगा या दूँगी। वरना अभी तो यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे-अच्छे फिज़िक्स वाला भी इतना फ़ेमस हो गया और अच्छा भी सिखाता है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं सिखाता। तो उधर से भी कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, अगर अच्छे से करते हैं तो। कोटा एक एजुकेशन हब है, तो क्या महाराष्ट्र में भी इसका नाम बहुत चलता है? कोटा में जाने का? नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे महाराष्ट्र में, कोई भी कोटा में जाना या फिर प्रेफ़र कर रहा है, ये कभी नहीं बोलता था। अभी तो सारे लोगों को पता चल गया है, तो काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं कोटा जाना, कि नहीं हमें नहीं जाना है और आते-आते टाइम सुसाइड की नोटिस आती रहती है कि इसका सुसाइड हो गया, टीवी पे भी आ जाता है सुसाइड हो गया। तो हम लोग महाराष्ट्र में अवॉइड करते हैं काफ़ी सारे बच्चे जाना। फिर यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग पता चला कि आप नीट नीट प्रिपरेशन के टाइम उत्तराखंड भी आए थे और आई बेसिकली बिलॉन्ग टू उत्तराखंड हरिद्वार। अच्छा, मैं नीट प्रिपरेशन के टाइम में नहीं आई थी। क्या हुआ नीट की एग्ज़ाम खत्म हो गई, मैं काफ़ी पैनिक कर रही थी, तो मेरे पापा जा रहे थे और फिर मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे उनका कैंसल हो गया। और वो ओल्ड है ना काफ़ी, तो फिर मेरे पापा ने कहा मैं काफ़ी पैनिक में थी कि नीट हो गई, अच्छा नहीं गया पेपर, तो 2-3 दिन तो मैं काफ़ी खामोश थी कि सिर्फ़ मेरे साथ ही हो रहा है शायद या मैंने इतना किया जेनुइनली मैंने इस साल बहुत किया था, फिर भी मुझे पता चल गया था कि कम मिलेंगे मार्क्स, तो मैंने काफ़ी सीरियस ले लिया था ये सारी चीज़। तो फिर 2-3 दिन का गैप था, मैं चुप-चुप सी रहती थी, तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तू आ जा मेरे साथ। हम लोग पूरा 4 धाम का ट्रिप कर रहे थे। तो फिर मैं निकल गई उस ट्रिप में बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं जो ट्रिप करी थी टूर्स एंड ट्रैवल्स का था, तो काफ़ी सारे लोग थे हम लोग के साथ। हर एक लोग कोई अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे था। एक डॉक्टर है, एक आईआईटी का पास आउट है या फिर एक काफ़ी अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट अभी फॉरेस्ट ऑफिसर है। इतने सारे अच्छे-अच्छे लोग थे मेरे साथ और वो डॉक्टर लिटरली मैं जो कर रही थी कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे क्यों चाहिए, उसमें क्या होता है, ये नहीं। उधर तो सारे टाइप के डॉक्टर थे, बीएचएमएस, बीएमएस और वो लोग इतने खुश थे। आधे साइकियाट्रिस्ट है, फिर आधे बीपीटी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी। तो इतने खुश थे और मुझे लगा मैं क्या ऐसे कर रही हूँ कि पागल जैसे मतलब मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो उधर जाके मैंने सीखा जो किस्मत में है ना, जो किस्मत तुम्हें देना चाह रही है ना, वो लेके देखो एक बार। तुम अच्छा मतलब कर पाओगे। फिर मैं जब आ रही थी तब मुझे एक वो जो टीचर मैंने आपको बताया कोटा के, उनके साथ और एक बच्चा मिला था जो आईआईटी का पास आउट था और वो जा रहा था बॉम्बे अपने जॉब के लिए। तो फिर वो जॉब के लिए जा रहा था, तो फिर वो मुझे कह रहा था कि उसकी एक फ्रेंड है, जो 10 साल से नीट का ड्रॉप लेते जा रही है। तो फिर वो सोच के मैंने कहा कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है इतना ड्रॉप लेना और सिर्फ ही एमबीबीएस। तो इतने सारे डिग्री है, काफ़ी अलग-अलग डिग्रीज़ है, उनका भी कुछ तो एग्ज़िस्टेंस है ना, तो मैंने घर आके काफ़ी रिसर्च की कि किसमें क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एमबीबीएस ही मिले या फिर तुम दूसरों का सुन के कि एमबीबीएस सबसे ऊपर का है, ये सोसाइटी ने बना रखा है। दूसरी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है, जैसे बीडीएस, बीएमएस या फिर तुम फील्ड चेंज कर लो, फार्मेसी ले लो। अगर तुम मन से कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम प्रेशर लेके कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, जो मुझे सीखने को मिली उस ट्रिप से। तो मतलब जो जैसे अगर हम 3 साल पहले चले जाएँ, तो हाँ। ये क्या-क्या गलतियाँ की है लाइफ में जो नहीं करना चाहोगे एज़ अ नीट स्टूडेंट?
देखो, मैंने गलतियाँ की है पर मैंने उनसे सीखा है, बट मुझे इतना प्रॉब्लम है कि मैं काफ़ी लेट सीख गई। मतलब पूरी 11th लग गई मुझे सीखने में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो अगर तुम किसी का गाइडेंस ले रहे हो ना यूट्यूब से, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। यूट्यूब से किसी का भी फ्री गाइडेंस ले लो जिसने एग्ज़ाम क्लियर करी है, जो तुम देना चाह रहे हो। अगर तुम नीट देना चाह रहे हो, तो किसी भी नीट एस्पिरेंट को या मेंटर को सिलेक्ट करो यूट्यूब से और इसका गाइडेंस लेते जाओ। अगर तुम जेई दे रहे हो तो सेम जेई एस्पिरेंट को ढूंढो, सीयूईटी दे रहे हो तो उस एस्पिरेंट को ढूंढो जो तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। और मेरा सेकंड ये होगा कि तुम बड़ी बड़ी कोचिंग्स मत लो बिना देखे। तुम उनके डेमो क्लासेस भी होते हैं, वो भी ले सकते हो तुम, डेमो क्लासेस अगर तुम्हें लेनी है। बट उनके डेमो में क्या होता है, वो सिर्फ एक ही हफ्ता पढ़ाते हैं, फिर बाद में जाके बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। तो तुम अगर लेना भी चाहते हो तो आकाशीय एयरलाइन का तुम एक ही साल का ले लो। ऐसा नहीं है कि तुम 2-2 साल का ले रहे हो, पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर तुम्हें समझ नहीं आया। तीसरी चीज़ है ये कि ऑनलाइन करो, तुम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो कि मैं ऑनलाइन करूँगा। अभी तो काफ़ी लोग फिज़िक्स वाला ही ले लेते हैं, जो अच्छा है। तुम स्टार्टिंग से फॉलो करना स्टार्ट करो। और थर्ड ये चीज़ होती है कि रिविज़न करो। एक बार में कभी समझ नहीं आता था। मेरा ऐसा था कि एक बार में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अब क्या करूँ? मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं बहुत ये हो गई हूँ, स्कॉलर नहीं रही अभी पहले जैसे। अब मेरा दिमाग कम चलने लगा है। ऐसे थॉट्स आते हैं कि अभी तेरे से नहीं हो पाएगा। ये नहीं होता, ये सबके साथ होता है। तो तुम्हें रिवीजन करना है। एक चीज़ 3 बार तो कम से कम पढ़नी है, तभी वो तुम्हें याद रहेगी। तो मतलब रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। रोज़ तुम 1 घंटा तो निकालो रिवीजन के लिए। अगर तुम कुछ नया पढ़ रहे हो 1 घंटा, तो 1 घंटा तुम पुराना भी पढ़ो जो तुमने कल या परसों पढ़ा था। जनवरी के टाइम जब बोर्ड एग्जाम आने वाले थे, तब क्या किया? जैसे जेईई एस्पिरेंट्स जो होते हैं, उस समय उनका सेशन 1 का एग्जाम रहता है और हुँ, साथ में ये जेईई मेंस का सेशन 1 और प्रैक्टिकल साथ में रहते हैं। वो वो नीट तो वालों के बहुत। साथ नहीं होता है, तो उस समय क्या बोर्ड्स पे फोकस होता है टोटली? देखो, बोर्ड्स की एग्ज़ाम होती है, उसके पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होती है बोर्ड्स की। अब मेरी स्कूल थी, वो चीटिंग करने ही नहीं देती थी। तुम अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो तुम्हें पूरा खुद से करना पड़ेगा। आधे स्कूल में कैसा रहता है, वेल डेवलप नहीं रहती, तो वो देख लेते हैं इधर-उधर से, नहीं कि अभी फुल मार्क्स दे देते हैं। मेरे स्कूल का ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो मुझे जेन्युइनली प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ना पड़ा था। मतलब पूरी लिखनी पड़ी थी बुक, जो लिखते हैं ना हम लोग, सारा एम वगैरह, अपैरेटस ड्रॉ करो, ये सारी चीज़ प्रोसीजर। मुझे। तो मेरा तो जनवरी इसी में गया था कि मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ, जो कोई भी नहीं करता, मैं वो कर रही हूँ। देखो, अगर तुम स्कूल ले रहे हो ना, तो अच्छी स्कूल तो मत ही लो। तुम बुरी स्कूल ले लो ताकि तुम्हें मतलब फ़ोकस करने मिले, जिस एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की अच्छी स्कूल चुन के। ऊपर से मैंने मैथ्स भी चुना था, तो मैथ्स का भी रहता है प्रैक्टिकल। कंप्यूटर बेस्ड में प्रैक्टिकल रहता है, कंप्यूटर में लैब में लेके जाते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल होता है। तो मुझे पूरा जनवरी उसी में चला गया था। बोर्ड्स का भी मुझे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं पूरा प्रैक्टिकल कर रही थी। फिर फेब में आके बोर्ड्स की डेट आ गई मार्च में, तो मैं फेब में बोर्ड्स का करने लग गई। तो ये जो 2 महीने थे, मैं जब दे रही थी 12th और नीट साथ में, जो मैं दिसंबर तक नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें इतना बड़ा गैप आ गया। मतलब पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल में जाके मुझे टाइम मिला था नीट का करने के लिए। तब तक तो मैं रिवीजन कुछ किया ही नहीं था, मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल गई थी, जो छोटी-छोटी रहती है ना रट्टा मारने की चीज़ें। बट थैंक गॉड वो मैंने एनसीईआरटी में मार्क कर रखा था, तो मैंने लास्ट के दिन में वो किए थे, सिर्फ रिवाइज़ किया था मैंने। लास्ट में मुझे फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स करने का टाइम ही नहीं मिला था 12th के बाद जब नीट थी तब। तो सिर्फ मैंने पीछे के वो बॉक्सेस थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ही करी थी मैंने। वो सिर्फ मैंने, और मैंने सिर्फ 12th की, मैंने 11th की ही नहीं। मेरे पास शायद 20 ही दिन थे नीट के और बोर्ड्स के बाद, वो गैप था, उस 20 दिन में सिर्फ 12th करी है। और मैंने उस 12th, सिर्फ 12th करके मैंने 392 मार्क्स लाए थे। एफएसटी कितने मतलब एफएसटी बच्चों को कितने देने चाहिए 12th वाले को? मतलब एज़ अ मिनिमम। अगर तुम बोर्ड्स के साथ कर रहे हो, तो फिर तुम्हें, देखो, तुम्हारा टाइम मैनेज करना पड़ेगा और तुम्हें देनी पड़ेंगी दो अच्छी खासी दो। दिसंबर तक तुम सब कर लो, फिर तुम इसके पीछे लग जाओ कि मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैं एफएसटी दूंगा और फिर मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करूंगा।
तो फिर वो मैनेज हो सकता है, क्योंकि अगर तुम एफएसटी दे के आ रहे हो तो फिर तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या गलती हो गई है। तो वही करने में तुम्हारा रिवीजन भी साथ में चलेगा। बट ये जो तुम पेपर दे के आते हो, एनालाइज करते हो, इसमें टोटल 5 घंटे जाते हैं, क्योंकि नीट का पेपर 3 घंटे का होता है, फिर आने जाने का 10-10 मिनट, फिर रहते हैं बाकी के 2 घंटे जिसमें तुम एनालाइज करोगे, थोड़ा सा ब्रेक भी लोगे, तो इसमें 5 घंटे तो जाएंगे। फिर बाकी का टाइम तुम आराम नहीं कर सकते, तुम्हें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर अच्छी स्कूल है तो अ, पढ़ाई करनी पड़ती है 14-13 घंटे रोज की, ये तो मान के चलना पड़ेगा। नीट एस्पिरेंट्स जो अभी 11th से या फिर 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या कंक्लूजन गाइडलाइंस देना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी मैंने पहले भी कहा कि रिवीजन करो, एक बार में नहीं होगा तुम्हारा। रिवीजन तुम्हें मिनिमम 3 बार करना ही है, तब भी तुम अच्छे मार्क्स लेने के उस लाइन पे आ जाओगे। अगर तुम 6-7 बार कर रहे हो, 10-10 बार कर रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बट अगर तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। एक ही चीज को तुम बार बार पढ़ो, rather देन डूइंग 1000 क्वेश्चंस। मतलब एक चैप्टर का एक मॉड्यूल में 1000 क्वेश्चन होता है, तो तुम 1000 सारे ने मत करो। तुम चुनो, 100 क्वेश्चन को चुनो और उन्हीं क्वेश्चंस को 3-3 बार वापस वापस करो। ये होना चाहिए, क्योंकि आधे लोग सिर्फ एक ही चैप्टर के 1000 क्वेश्चन कर रहे थे और बाकी के 13 चैप्टर जो फिजिक्स के है वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें हर क्वेश्चन के 50-50 करने हैं और वही बार बार करने हैं। नए किसी चीज पे नहीं तुम्हें ये करना कि ये नया है तो मैं ये मॉड्यूल लूंगा, ये नहीं है तो मैं ये मॉड्यूल लूंगी। एक ही बुक को फॉलो करना है, एक ही किसी मटेरियल को फॉलो करना है। एक ही मटेरियल को फॉलो करना है टाइम पे। एक मतलब बच्चों का ये डाउट है या फिर मेरा भी ये डाउट है कि जो आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे प्लांट किंगडम वगैरह वगैरह, वो बंद क्यों कर दिया? वो एक्चुअली क्या था, वो मैं खुद के लिए करती थी, मतलब वो मेरा रिवीजन चलता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब मेरा कभी प्रायोरिटी बन जाएगा कि ठीक है। तो फिर मैं क्या करती थी, मेरा खुद का रिवीजन हो गया था मेरा 4-5 बार, तो अब 6 टाइम मुझे कंटाला आता था खुद से करने के लिए, तो मैं पढ़ पढ़ के खुद भी समझ जाती थी और फिर मैं पढ़ पढ़ के करने में मज़ा भी आता है। तो फिर मैंने तभी स्टार्ट किया था यूट्यूब का, मैं हर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पढ़ती थी और मैं खुद ही खुद को समझाती थी कि इसका मतलब ये है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे उस वीडियो में देख सकते हो आप जाके कि मैं खुद ही खुद को समझा रही हूँ। तो और मैं 1-1 घंटा लेती थी एक-एक चैप्टर को। तो वो काफ़ी पहले का टाइम था जब मेरे पास बहुत टाइम बचा था। तब मैं यही चीज़ें करती थी और ऐसे ही करना चाहिए। तो मैं पहली दूसरी बार 1-1 घंटा लेके एक-एक चैप्टर समझना चाहिए एनसीईआरटी से, ना कि तुम यूट्यूब से देख रहे हो या फिर टीचर के नोट से पढ़ रहे हो। तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है 1-1 घंटा लेके। ठीक है, तो मैं वही करती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी और धीरे-धीरे जब मेरे 4th टाइम आया एनसीईआरटी पढ़ने का, तो मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती थी कि इसके बाद ये पैराग्राफ आ रहा है, इस पेज के बाद ये आ रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर तुम्हें पढ़ाई मतलब तुम कर रहे हो और किसी ने तुम्हें पूछा सवाल कि इसका आंसर बताओ, तो तुम्हें इमेजिनेशन में आना चाहिए कि हाँ, इस एनसीईआरटी के पेज पे इस डायग्राम के नीचे वो वर्ड था। तो ये चीज़ इतना अच्छा रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। ये चीज़ होती है, तुम्हें नोट्स नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायोलॉजी के लिए। उससे तुम्हारे अच्छे से 360, 350, 340 मार्क्स ऐसे आ सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो। तो ये था पूरा कंक्लूजन अबाउट नीट एस्पिरेंट्स और श्रवानी पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्होंने अपना पूरा नीट एस्पिरेंट्स अपना लाइफ के बारे में नहीं बताया है मेरा है। श्रावणी। श्रावणी, श्रावणी पाटिल, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है इनका, तो वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। नीट स्टूडेंट के लिए वहाँ पे गाइडलाइंस मिलती रहेगी। हमारे चैनल पे गाइडलाइंस आईआईटी जेईई नीट दोनों की रिगार्डिंग मिलती रहेगी पिकनिक स्टडी पे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ।